बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अच्छा, पिछले सेक्शन में हमने देखा था हार्मोन्स जो थे, प्रोटीन और पेप्टाइडल हार्मोन की सिंथेसिस। अब इसमें हम देखेंगे वाटर सोलुबल हार्मोन्स और लिपिड सोलुबल जो हार्मोन्स हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो हमने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सिंथेसाइज करने के बाद ब्लड के अंदर डंप करते हैं। ब्लड उसको लेके जाता है और टारगेट टिश्यू पे, टारगेट सेल पे, जहाँ पे उसका रिसेप्टर है, वहाँ रिसेप्टर पे हार्मोन लगता है और अपना एक्शन शो करता है। तो यहाँ से ही डिफरेंसेस है। एक तो सिंथेसिस में डिफरेंसेस थे वो हमने देखे थे, स्टीरॉयडल के सिंथेसिस हम बाद में देखेंगे। तो स्टीरॉयडल हार्मोन जो है या जो लिपिड सोलुबल हार्मोन्स है, जब ब्लड के अंदर डंप किए जाएँ तो यहीं पे फ़र्क है वाटर सोलुबल और स्टीरॉयडल हार्मोन्स का ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसमें। देखिए, ब्लड में प्लाज्मा में मेनली आपका वाटर होता है, वाटरी है। तो प्रोटीन या वाटर सोलुबल हार्मोन्स है वो तो उसमें डिज़ोल्व होके ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। लेकिन लिपिड सोलुबल जो हार्मोन्स है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक है, और उसके साथ थायराइड, वो सारे तो आपके कोलेस्ट्रॉल से बने थे, ये हम देखाए थे। बाकी ये थायराइड टायरोसिन से बना था। तो ये जो लिपिड सोलुबल हार्मोन्स है ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते फ्रीली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लिपिड सोलुबल है और ये ब्लड तो वाटरी है। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल हमें चाहिए होगा। तो वो फंक्शन करते हैं प्रोटीन्स जैसे ग्लोब्यूलिन्स मेनली, ठीक है। ग्लोब्यूलिन्स पे इनके लिए साइट होता है जहाँ पे ये बॉन्ड करते हैं और बॉन्डेड टू ग्लोब्यूलिन्स या आप कह सकते हो प्लाज्मा प्रोटीन्स ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिपिड सोलुबल वाटर सोलुबल जो है उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर जाता है। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है रिसेप्टर पे। जो वाटर सोलुबल हार्मोन्स है अब वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते। सेल के अंदर क्यों इंटर नहीं हो सकते? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड सोलुबल हार्मोन्स इसमें से गो थ्रू करके अंदर जा सकते हैं। पिछले डिस्कशन में हमने देखा था कि प्रोटीन जो है या वाटर सोलुबल जो हार्मोन्स थे वो हम सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के अंदर ब्रेक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते। अब यहाँ पे ये सेल के अंदर इंटर भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो उसमें से अंदर इंटर नहीं हो सकते, गुजर नहीं सकते। ये लिपिड सोलुबल नहीं है, वाटर सोलुबल। लेकिन लिपिड सोलुबल जो है वो अंदर जाते हैं। तो रिसेप्टर्स जो हैं ये लिपिड सोलुबल हार्मोन्स के लिए, स्टीरॉयड्स और थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या तो साइटोसोल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो सेल मेम्ब्रेन से फ्रीली अंदर इंटर हो जाते हैं। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन्स और जो एमाइंस थे यानी जो वाटर सोलुबल हार्मोन्स है ये सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते क्योंकि ये लिपिड सोलुबल नहीं है, वाटर सोलुबल है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से नहीं गुजर सकते। तो इनके लिए जो रिसेप्टर्स है वो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब हार्मोन जो है अपना फंक्शन शो करते हैं, मेनली प्रोटीन जो है उसकी फंक्शनिंग चेंज करते हैं। सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है उनकी फंक्शनिंग चेंज करते हैं। अच्छा, ये जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स है ये मेनली ऐसा करते हैं, नए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, नए प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बॉन्ड करके या साइटोसोलिक रिसेप्टर्स पे बॉन्ड करते हैं जो अंदर जाके न्यूक्लियस में जाके जीन एक्सप्रेशन शुरू कराते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बन के बाहर आएगा, ट्रांसलेशन होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। अगर एंजाइम्स अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले ले, प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं, जैसे जो है मेम्ब्रेन के ऊपर जो कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, आयन चैनल्स हो सकते हैं। मेनली हम अगर मेटाबॉलिक उस लिहाज से देखें तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स न्यूली सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। एंजाइम्स अगर बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन सेल का चेंज होगा, एंजाइम ज़्यादा होंगे तो फंक्शनिंग चेंज होगी। अच्छा, लेकिन वाटर सोलुबल हार्मोन्स जो है ये एंजाइम्स नहीं बनाते हैं, लेकिन पहले से जो एंजाइम्स हैं इनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स बाज़ फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं, जब उनको डीफॉस्फोराइलेट किया जाए तो वो डीएक्टिव होते हैं, ठीक है। और बाज़ जो है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं और फॉस्फोराइलेट किया जाए तो वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये कोई सॉलिड रूल नहीं है कि फॉस्फोराइलेशन हमेशा एक्टिव होगा, डीफॉस्फोराइलेटेड हमेशा एक्टिव नहीं। कुछ फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है, कुछ डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है।
तो हार्मोन जो है इनकी फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन मेनली कराता है थ्रू सेकंड मैसेंजर जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन से वो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज करता है, तो सेल की फंक्शन रेगुलेट हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाकी स्टीरॉयडल का मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस तरीके से ये फंक्शन को रेगुलेट करता है। अच्छा, इन दोनों में क्या कौन सा फास्ट होगा? प्रोटीन वाला फास्ट होगा, ये पेप्टाइडल हार्मोन वाला फास्ट होगा, क्योंकि वो पहले से एंजाइम तैयार शुदा है, सिर्फ उसको आपने एक्टिव करना है या टर्न ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन स्टीरॉयड वाले में आपने बनाना है, अंदर जाके मैसेंजर आरएनए बनाना है उसकी जो है। अब देखिए ऊपर हमने जब प्रोटीन इन हार्मोन्स की सिंथेसिस देखी थी, तो उसमें मैसेंजर आरएनए जो था उसकी ट्रांसलेशन कहाँ पे होती थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो राइबोसोम्स थे वहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज है, इनमें भी दो टाइप्स के प्रोटीन्स हो सकते हैं। वो एंजाइम्स जो यहाँ अंदर सेल के अंदर यूज़ होंगे, तो उनकी ट्रांसलेशन जो साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम से वहाँ पे होगी। लेकिन अगर प्रोटीन ने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाना है या बाहर सिक्रीट हो जाना है, तो उसकी ट्रांसलेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो राइबोसोम से उस पे होगी। ये पॉइंट ऐड कर दे। अच्छा, ये सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक कैसे करता है? ये सिग्नल ट्रांसडक्शन या इसका पूरा मैकेनिज्म जो है बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जर्नली तेज़ी से बताऊँगा। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जब आके हार्मोन जो वाटर सोलुबल हार्मोन है वो लगेगा, तो उसके साथ अंदर जो है एक जी प्रोटीन कपल्ड होता है, इस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन कपल्ड होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये ऐसा करता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम को जब एक्टिवेट करता है, वो एंजाइम एक सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे साइक्लिक एमपी है, ठीक है, या कैल्शियम हो सकता है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, डेग हो सकता है, डाइएसाइल ग्लाइसरोल इसको बोलते हैं। इन तीनों का काम क्या है? ये आगे जाके एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है। वो जो है प्रोटीन काइनेस फॉस्फोराइलेट करता है, तो एंजाइम की फंक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम के इंक्रीज होने से चेंज हो सकती है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट से, डेक से, तो ये आगे फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन से एंजाइम की एक्टिविटी चेंज करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जितने भी बीटा रिसेप्टर्स हैं हमारे, देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स है उसमें अल्फा और बीटा है ना, तो बीटा रिसेप्टर्स साले साइक्लिक एमपी कपल्ड होते हैं, जी प्रोटीन जी, इसको जीएस कपल्ड कहते हैं, जिसमें साइक्लिक एमपी इंक्रीज़ होता है, जीआई और साइक्लिक एमपी डिक्रीज़ होता है। इसी तरीके से वो फंक्शनिंग को चेंज करते हैं। अच्छा, अभी तेज़ी से स्टेबल को देखते हैं, इसमें जितना हमने डिस्कस किया वहीं कुछ लिखा होगा। अच्छा, स्टोरेज देखें, जो लिपिड सोलुबल हार्मोन है वो नीड के तहत सिंथेसाइज किया जाएगा, स्टोर नहीं होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन स्टोर होता है, इसकी स्टोरेज की मैकेनिज्म उससे डिफरेंट है, जो हमने सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स का डिस्कस किया था। वाटर सोलुबल हार्मोन जो है ये स्टोर्ड होते हैं वेजिकल्स के अंदर, सिक्रेटरी वेजिकल्स के अंदर, ठीक है। ये स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि ये लिपिड सोलुबल है, तो ये सेल इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेसाइज इज नीडेड। एक्सेप्शन क्या है? थायराइड हार्मोन। अच्छा, बाकी देखिए ये तो हमने डिस्कस किया था कि प्री प्रो हार्मोन बनता है, वो प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होता है, और एक्टिव हार्मोन और इनएक्टिव पेप्टाइड सिक्रीट होता है। अच्छा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, लिपिड सोलुबल के लिए प्रोटीन रिक्वायर है, ये डिजोल्व इन प्लाज्मा होता है। एक्सेप्शन से देखिए, यहाँ पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स कुछ होते हैं, वो पेप्टाइडल हार्मोन है, ठीक है, यानी वाटर सोलुबल है, लेकिन ये बॉन्डेड टू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में। अच्छा, बाकी लिपिड सोलुबल हमने कहा था कि इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होगा। एक एक्सेप्शन एड्रीनल एंड्रोजन्स है, क्योंकि ये सल्फेटेड होते हैं, तो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ देखिए, प्रोटीन बॉन्डेड होते हैं इसलिए इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है और इनकी हाफ लाइफ कम होती है। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अच्छा, आखिरी बात, जो लिपिड सोलुबल हार्मोन्स थे, ये डिटेल में डिस्कस करने वाली बात है। लिपिड सोलुबल हार्मोन्स थे वो प्रोटीन बॉन्डेड थे, ठीक है। तो प्रोटीन बॉन्डेड जब हार्मोन होता है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन फ्री सर्कुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्टिव होता है, और रेगुलेशन भी वहीं करता है। अगर नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन करनी है ना, तो सर्कुलेटिंग जो फ्री हार्मोन है वो रेगुलेट करेगा, बॉन्डेड हार्मोन नहीं करता। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन में, हम इसको डिस्कस करेंगे, और कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ है इनको डिस्कस करेंगे, साथ में डिसऑर्डर्स को, जो कि आगे हमें हर फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स को और उनके हार्मोन्स को, उनके डिसऑर्डर्स को, वहाँ पे समझने के लिए ये सब में कंबाइन होगा और समझने के लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।